नमस्कार दोस्तों, आज हम म्यूज़िक इंडस्ट्री का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस को बिलोंग करती है। इट बिलोंग्स टू द यूनिवर्स ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इज ग्रोइंग एट अ कैगर ऑफ 5% इन इंडिया, राइट? बट म्यूज़िक इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ कैगर ऑफ 15%. तो 15% कैगर इज अ डिसेंट CAGR for a consumer facing industry, right? And why is it so important for us to understand at what pace the sector is growing? क्योंकि normally whatever the pace the sector is growing at, उसका 2x या फिर 2x से ज़्यादा is the pace of growth of the top 1 or 2 companies in that sector, राइट? तो हमें बहुत कॉन्फिडेंटली इस सेक्टर में ऐसे कंपनीज ढूंढने चाहिए जो 30% सेल्स ग्रोथ, 30% प्रॉफिट ग्रोथ पे ग्रो करे, क्योंकि सेक्टर ग्रोथ जो है वो 15% ग्रो कर रहा है, राइट? बहुत सारे कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज होते हैं या सेक्टर्स होते हैं जो सिर्फ 5% या 7% पे ग्रो होते हैं, राइट? So the market leader grows over there at 15%. Even if you see media and entertainment over here, it is growing at 5%, right? तो ये एक larger universe है, but उसमें music industry is growing at 15%, and we can very confidently search for companies which are growing at 30% plus sales growth, profit growth, right? So this is one of the most important hygiene checks that we need to do when we do a sector analysis, right? The second kind of a hygiene check is whether this sector is a seasonal sector, cyclical sector और स्ट्रक्चरल सेक्टर, राइट? तो यहाँ पे म्यूजिक कंजम्पशन की बात आ रही है, गाने सुनने की बात आ रही है। तो गाने सुनने में कोई सीजनैलिटी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं सिर्फ 30 त्योहारों के वक्त गाने सुनता हूँ, राइट? या फिर गर्मी के वक्त ही सिर्फ गाने सुनता हूँ, ठंडी और बारिश के वक्त गाने नहीं सुनता हूँ। तो इसमें कोई सीजनैलिटी नहीं है, राइट? ना इसमें कोई सिक्लिकलिटी है। इट्स अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ सेक्टर, राइट? और इसको एक तरह से हम वैलिडेट कर देते हैं बाय लुकिंग एट द चार्ट्स ऑफ द क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ ऑफ सम ऑफ द कंपनीज ओवर ईयर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ है इस कंपनी का, एंड फॉर द लास्ट 5 years इट हैज़ ग्रोन स्ट्रक्चरली, राइट? एक और कंपनी का देख लेते हैं यहाँ पे। अगेन इफ यू सी ओवर ईयर, सेल्स ग्रोथ है, काफ़ी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल सेल्स ग्रोथ है। इसमें कोई सीजनैलिटी नहीं दिख रही है, कोई सिक्लिकलिटी नहीं दिख रही है, राइट? सिक्लिकलिटी इस कंपनी में दिख रही है। ये कंपनी जो है ये टाटा स्टील है, राइट? ये स्टील एक कमोडिटी प्रोड्यूस करती है, और अगर आप देखो यहाँ पे, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिक्लिकलिटी, सीजनैलिटी नहीं, सिक्लिकलिटी दिख रही है। ऊपर नीचे, नीचे ऊपर सेल्स, एक तरह से सेल्स ग्रोथ जो है, या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ जो है वो ऊपर नीचे जा रही है। सो म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंडस्ट्री है। सो द सेकेंड थिंग इज कि म्यूजिक में रिपीटेबल कंजम्पशन है, विच इज़ अनलाइक न्यूज़ और वेब सीरीज़ और मूवीज़ पे अगर कोई अच्छा मूवी होगा तो 1 से 2 बार देखा जाएगा या फिर 2 बार देखा जाएगा। वेब सीरीज़ तो 2 बार देखना बहुत मुश्किल है, राइट? लंबे होते हैं बहुत वेब सीरीज़ 7-8 एपिसोड होते हैं, एक बार देखना ही बहुत मुश्किल है, राइट? न्यूज़ तो मतलब एक बार भी देखना नहीं चाहिए, इसमें तो रिपीटेबिलिटी होनी भी नहीं चाहिए। बट म्यूज़िक एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें रिपीटेबल कंजम्पशन होता है। इसके रिटेंशन कोहॉर्ट्स अगर कोई स्ट्रीमिंग कंपनी निकाले तो बार बार लोग एक ही गाना सुनते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि गाना बहुत रीसेंट हो, गाना 1960s का हो सकता है, 1980s का हो सकता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिपीटेबल कंजम्पशन इन म्यूजिक, एंड दिस सेक्टर इज़ अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ सेक्टर विच इज़ ग्रोइंग एट 15% CAGR, राइट? इस सेक्टर का थोड़ा वैल्यू चेन देख लेते हैं, राइट? व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स इन दिस सेक्टर एंड हाउ दे वर्क, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वन अनदर ओवर हियर, राइट? सो देयर आर 4 मेजर स्टेक होल्डर्स। तो वील स्टार्ट विद द कंज्यूमर। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं म्यूजिक कंज्यूम 2 तरीके से करता हूँ, या 2 प्लेटफॉर्म्स पे करता हूँ। तरीके तो एक ही है, बट प्लेटफॉर्म 2 है। एक तो मैं स्पॉटिफाई यूज़ करता हूँ, जिसपे मैं एक सब्सक्रिप्शन पे करता हूँ। तो जब भी मैं कोई गाना सुनता हूँ, राइट, तो उस गाने का जो भी स्ट्रीमिंग का कुछ एक कट होता है, एक टेक रेट होता है, कमीशन होता है, स्पॉटिफाई म्यूजिक लेबल कंपनीज को पास ऑन कर देता है, राइट? तो स्पॉटिफाई इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ओवर हियर, राइट? सेकेंडली, मेरा यूट्यूब पे गाना सुनना होता है, बट यूट्यूब पे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरा, राइट? तो जो भी गाने सुनता हूँ उसमें एड्स दिखते हैं। तो जो भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं यूट्यूब में, उस पर 55% ऑफ द व्हाटएवर ads that are shown, जो ad से पैसा मिलता है, it is passed on to the content creator. So the content creator over here is the music label, which is T Series, सारेगामा, टिप्स, जिनके पास ये गाने होते हैं, ये गानों की लाइब्रेरी होती है, जी गानों को जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसको कॉपीराइट किया जाता है, उसके पब्लिशिंग राइट्स, उसके रिकॉर्डिंग राइट्स ये म्यूजिक लेबल कंपनीज के पास होते हैं। और ये जो यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गाना, सावन, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं फॉर दीज म्यूजिक लेबल कंपनीज। तो जो भी यूट्यूब पे मैं गाना सुनता हूँ जिसमें ऐड दिखाए जाते हैं, उसका 55% कट जो है वो यूट्यूब म्यूजिक लेबल कंपनीज को देता है, और 45% एक तरह से अपने आप के पास रखता है, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज
आप जब भी गाना सुन रहे हो, राइट, कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, उस गाने के लिए कोई पे कर रहा है, या तो फिर आप पे कर रहे हो क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उस प्लेटफॉर्म का, या फिर वो एडवर्टाइजर पे कर रहा है जो आपको एड्स दिखा रहा है, राइट। तो जो भी पेमेंट होता है वो इवेंचुअली जाता है म्यूजिक लेबल कंपनीज के पास, राइट। एंड दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स दैट यू सी ओवर हियर, विच आर स्पॉटिफाई, गाना, सावन, यूट्यूब, राइट। और this is the largest source of revenue, or this is the largest channel for music label companies. It contributes 79% to their top line. तो ये make or break channel है. तो digital streaming जो है, it is a make or break channel for them. तो YouTube is 50% of this 79%. So करीबन 50% जो revenues जाते हैं इनको out of the 79%, right, which contributes to their top line, to all these music label companies, they go from YouTube. तो YouTube का शेयर इतना ज़्यादा बड़ा है, राइट। Spotify भी धीरे धीरे आ रहा है, गाना, सावन, ये सब प्लेटफॉर्म्स है, काफ़ी फेमस है। विंक एक प्लेटफॉर्म था एयरटेल का, बंद हो गया कंपटीशन की वजह से, राइट। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे ऐप्स बंद भी हो जाते हैं, राइट। तो दैट इज़ द नंबर वन वे इन विच म्यूजिक लेबल कंपनीज अर्न मनी, अराउंड 79-80%, राइट। दूसरे परफॉर्मेंस राइट्स होते हैं, जैसे दिलजीत दोसांझ का एक बहुत फेमस अभी कॉन्सर्ट हुआ था, तो उसके परफॉर्मेंस राइट्स, उसमें भी गाने चलते हैं, तो उसके एक कमीशन होता है, एक टेक रेट होता है जो ये कंपनीज लेते हैं, राइट। फिर आप जो गाने हैं वो आप बहुत सारे टेलीविजन पे देखते हो, राइट। अ लॉट ऑफ टीवी सीरियल्स यूज अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स विच यू नो आर कॉपीराइटेड बाय दीज लेबल कंपनीज। उनका एक करीबन पब्लिशिंग राइट्स होते हैं जिसमें से उनको एक कट मिलता है, राइट। इंटरनेशनली बहुत सारे कंपनीज वार्नर नेटवर्क के साथ या फिर टिकटॉक के साथ एक तरह से टाई अप कर रहे हैं, सो दैट जो भी टिकटॉक पे शॉर्ट्स दिखते हैं उसमें बैकग्राउंड में जो गाने बजते हैं, राइट, उसका कुछ एक लमसम काइंड ऑफ एक डील या लमसम काइंड ऑफ एन अमाउंट ये कंपनीज लेना चाहते हैं, राइट। तो इवन इफ यू लुक एट शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब, राइट, अभी तक शॉर्ट्स का जो जैसे जो मैंने 55% की बात करी, राइट, जैसे आप कोई भी एड, if you do not have a subscription on YouTube और आप गाना सुन रहे हो and it's you know it's not a premium subscription, it's a free subscription, right। तो 55% is taken by YouTube। यहाँ पे कुछ maths डाला इन लोगों ने, but in case of shorts सिर्फ एक lumsum amount YouTube ट्रांसफ़र करता है म्यूज़िक लेबल कंपनीज को। तो बहुत रिसेंटली YouTube के शॉर्ट्स जो है वो करीबन 90 सेकेंड्स के शॉर्ट्स हुए या फिर 1-2 मिनट्स के शॉर्ट्स हुए हैं। तो अब YouTube शॉर्ट्स में भी एड्स दिखाना चाह रहा है। तो ये सब जो कंपनीज़ है म्यूज़िक लेबल कंपनीज़, वो अब YouTube के पीछे पड़ गए कि शॉर्ट्स में भी हमें वही टाइप ऑफ एक अरेंजमेंट चाहिए जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट में है। एंड वो लोग काफ़ी अच्छी तरीके से YouTube के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं व्हेन दे आर सॉन्ग प्लेज इन द बैकग्राउंड in whatever short videos that you see। तो अभी तक वो lump sum payment होता था, right, the mode of payment was lump sum, but over a period of time वो free subscription जैसे ads दिखा के जो पैसे दिए जाते हैं, या फिर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की कोई 130 रुपीज़ पे कर रहा है, उस वो जो गाना दिखा है उसका स्ट्रीमिंग जो हुआ है उसका एक कट लेके एक तरह से पे पर यूज़ मॉडल पे जा रहे हैं, ना कि एक lump sum मॉडल पे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये शॉर्ट्स का जो मार्केट है, जो जो ड्यूरेशन बड़ा है, इट्स गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट ऑफ दीज म्यूजिक लेबल कंपनीज, राइट। तो ये म्यूजिक लेबल कंपनीज का बार्गेनिंग पावर जो रहता है अपने कंज्यूमर्स के साथ, कंज्यूमर्स तो इनके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स है जैसे YT, स्पॉटिफाई, गाना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो एक एक चीज़ के लिए, एक एक पैसा के लोग बहुत ज़बरदस्त एक तरह से नेगोशिएट करते हैं टिकटॉक के साथ, वार्नर ब्रदर्स के साथ, सबके साथ, राइट। तो this is what the sector we are talking about, the music label companies, T-Series, Saregama, Tips, Z Music, right। and ये companies जो है, ये जो music copyright करते हैं, right, या फिर उसके एक तरह से IP बनाते हैं उसका, where do they get the music from, what is the source of this music, right। the first source of music is films, right। गानों में, पिक्चरों में गाने बजते हैं, राइट। पिक्चरों में गाने बजते क्यों है, दिस इज़ मोर ऑफ अ हुक एंड बेट मॉडल। तो नॉर्मली जो मूवीज़ होते हैं उसमें गाने दिखाते हैं एक तरह से कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को, ताकि गाना देख के एक तरह से कस्टमर जो है हुक्ड हो जाए, एंड दे काइंड ऑफ पुल दैट कस्टमर इनटू द थिएटर और टू द OTT प्लेटफॉर्म वेयर इन द मूवी इज गेटिंग प्लेड, राइट। तो गाना इज द हुक, राइट, फॉर द लार्जर मूवी for people to watch. Even on YouTube, for example, you see shorts is a hook, so that the creator gets the user or the consumer over here using the short to the longer form of content, right। तो एक तरह से गाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और गाने के राइट्स होते हैं,
राइट. सो फॉर एग्जांपल 1990 में जब हम आपके हैं कौन बनी थी, राजश्री प्रोडक्शंस ने बनाया था, तो राजश्री प्रोडक्शंस ने जो ऑडियो राइट्स है दे सोल्ड इट टू सारेगामा, एंड फॉर 60 years सारेगामा or for instance the other companies like T Series, right, or other companies, Z, इनके पास 60 years तक ये rights रहते हैं. So from 1990 to 2050 तक जो हम आपके हैं कौन के गाने हैं वो सिर्फ सारेगामा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट, और कोई नहीं करेगा. इवन राजश्री प्रोडक्शन डज नॉट हैज द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट द सॉन्ग्स ऑफ द मूवी विच इट मेड. दे गॉट अ रॉयल्टी फॉर दैट, एक वन टाइम रॉयल्टी मिल गई उनको, सेटल कर दिया है वहाँ पे सारेगामा ने. उसके बाद अभी वो जो गाने हैं हम आपके हैं कौन के, वो सारेगामा के गाने हैं, राइट. सो वन वे इज सिंपल वे कि आप फिल्म्स बना रहे हो, फिल्म्स में गाने होते, यू परचेज दी audio rights of that film and then you distribute using these platforms, right. The other way to do is co-produce or produce. आपको पता चला कि एक अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा टैलेंट है, उसको यार आप सही तरीके से नर्चर करो, उसको आगे लेके आओ, उसके म्यूजिक लेबल्स बनाओ, and then you pay a royalty to him and you take the music rights from that individual artist, right, and then you again distribute it through the platforms that you have, right. तो जैसे इसका बार्गेनिंग पावर अपने कंज्यूमर्स के साथ इतना स्ट्रॉन्ग है, इसका बार्गेनिंग पावर अपने सप्लायर्स के साथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन प्लेयर्स का. तो काफ़ी ज़्यादा बिडिंग होती है, नेगोशिएशन होते हैं ऑडियो राइट्स लेते वक्त, एंड काफ़ी ज़्यादा एक तरह से negotiation, bargaining power काफ़ी strong है, right. So the bargaining power of these music label companies is very very high. Why is it so high? Because they have a very strong moat. तो टिप्स के जो 1990s के गाने जो है they contribute around 35% to the revenues right now. मतलब 30 साल हो चुके हैं 1990 को, right, but 30% of the contribution to its top line goes from the songs which Tips copyrighted in 1990. जो हम आपके हैं कौन, Yes Boss, ये सब जो गाने हैं, ये सब movies है, they got copyrighted by these companies, and Tips gets around 30% of its top line from 1990s के एक तरह से गाने, right. Similarly if you see with Saregama, it's 1970s. किशोर कुमार, लता मंगेशकर के उस वक्त के 1970s के जो गाने हैं, they contribute around 25% to the top line of Saregama, right. So the moat in this sector is the video or the music library. आपके पास कितनी पुरानी लाइब्रेरी है और आपको लाइब्रेरी बनाने के लिए इतना वक्त लग रहा है. तो the moat over here is the library that these companies have, right. तो if you see over here, जो मैंने बैरियर्स टू एंट्री की बात की, राइट, हाई बैरियर्स टू एंट्री, इट्स फेयरली एसेट लाइट मॉडल. कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, कोई कैसेट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं डालना है, कोई सीडी बनाने के लिए तक भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं डालना है, वैसे कुछ नहीं करना है. दे हैव हाई बार्गेनिंग पावर विद द बायर्स. इट्स अ लो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस. फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट अगर आप देखोगे तो 3% 4% का है टिप्स का, राइट. टी सीरीज का कुछ एक 5% है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट. हाई प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस. इफ यू लुक एट द नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स ऑफ द कंपनीज इन दिस काइंड ऑफ सेक्टर, मोर देन 10%. In fact, all of the companies which are in this sector have more than 10% net profitability margin. And as I discussed, the bargaining power with the suppliers is very, very strong. So this is a super strong structure. ये काफ़ी super strong sector है ये, right? इसमें barriers to entry बहुत strong है. Competition वही 2-3 players के बीच में है, क्योंकि cost of acquisition of that content is very, very high. तो इनमें bidding बहुत ज़्यादा होती है. तो they have to shell out a lot of money, right. And काफ़ी ज़्यादा competition होता है. जैसे for example पुष्पा 2 के rights के लिए 3-4 companies ने बहुत वक्त तक bidding करके and finally one company had to take it. So cost of acquisition of that content is very very high. जो music rights की हम बात कर रहे हैं, right. Now coming to the next point, what is the opportunity for this business? तो ये तो सेक्टर की बात हुई, बट आगे जाके क्या, do we see predictability in cash flows, predictability in profits? Yes we do, right. तो 75 crore स्मार्टफोन यूजर्स है इंडिया में, राइट. पिछले 10 साल में ये नंबर बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ा है. तो 75 crore स्मार्टफोन यूजर्स है, out of which 18 crore users are on one of these apps which we had discussed, YouTube और सावन, जियो, जो भी है, राइट. राइट. इंडिया में जो डिजिटल एड्स है, राइट, वट एवर एड्स दैट यू सी, डिजिटल एड्स, दे आर 50% ऑफ द टोटल एडवर्टाइजिंग इन इंडिया. 2019 में कोविड के पहले दिस नंबर वॉज ओनली 20%. तो
तो कोविड के आफ्टर इफेक्ट जो है वो ये है कि डिजिटल एड्स है, क्योंकि उसके बाद इंटरनेट का कंजम्पशन और इंटरनेट का यूसेज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि डिजिटल एड्स राइट फॉर्म 50% ऑफ द टोटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। तो जो मैं बात कर रहा था कि एज अ कंज्यूमर या तो फिर मैं पेड सब्सक्रिप्शन लेके देख रहा हूँ स्पॉटिफाई पे या फिर यूट्यूब पे फ्री देख रहा हूँ राइट, वो एड दिख रहा है वहाँ पे। सो द एडवर्टाइजर इज पेइंग फॉर माई कंजम्पशन टू दी म्यूजिक लेबल राइट। तो इसलिए एड बड़ा होना या फिर एडवर्टाइजिंग में डिजिटल एड्स का परसेंटेज कितना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट kind of एक indicator है right. The other kind of a behavioral indicator is that time spent on music is around 8 hours per user right. So 25% of the time people spend on mobile phones, and out of the 25% again 25% of the time people spend on music right. तो music पे वक्त जो बिताते हैं लोग वो बहुत ज़्यादा है. So this is a behavioral tailwind, this is more of a sector tailwind right, this is more of an infra tailwind right. And इसके वजह से अभी तक out of the 18 crore users 75 lakh are paid subscribers. Why is it important for this industry to have more number of paid subscribers than the free subscribers जो ad से पैसा आता है? Because paid subscriber pays 5x more than the ad subscriber. तो अगर मैं Spotify पे सब्सक्रिप्शन लेके गाना सुन रहा हूँ तो I am paying 5x to T Series और all these companies, Saregama, Tips, as compared to YouTube जिसमें मैं फ्री में गाना सुन रहा हूँ जो एडवर्टाइजर पे कर रहा है उसको. So that's why the most important metric that the management in these sector tracks is कि कितने paid subscribers है across all these platforms right. तो ये नंबर 2023 में 50 lakhs था, now it's 75 lakhs and in 26 which is next year it is expected to be 1.5 CR. So this is the number, this is the actual metric which people track in this sector कि कितने paid subscribers आ रहे हैं. क्योंकि जैसे जितने ज़्यादा paid subscribers आएंगे on these distribution channels, on these applications, उतना ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा profitability जो है वो streaming companies को मिलेगा right. So threat जो एक थ्रेट जो हमने डिस्कस की थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, द सेकंड बिगेस्ट थ्रेट इज कि अगर ये 75 लाख्स का सिर्फ 90 लाख्स ही होगा अगले 2 साल में तो इन लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी. दैट्स व्हाई दे वांट मोर पेड यूजर्स और मोर पेड सब्सक्राइबर्स ऑन ऑल दीज ऑडियो एप्स, यूट्यूब एक्सेट्रा राइट. सो दीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट two big threats that this industry has right. So if you look at the prominent players over here, T Series is the market leader, followed by Tips, Saregama, Z. In fact, Tips has a market share of 9 to 10%. T Series followed by Z, and then Saregama, and then Tips. So these are the two companies that we are going to analyze from this sector. एक तो Saregama है और दूसरी Tips है, right? तो मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो दोनों कंपनीज का ऑलमोस्ट सिमिलर मार्केट कैप है, 9,000 करोड़ है इसका भी ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ है राइट. इनका रेवेन्यू मिक्स थोड़ा डिफरेंट है, तो रेवेन्यू मिक्स थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद जो बाकी जो फाइनेंशियल मेट्रिक्स है वो बहुत क्लियर हो जाएंगे कि डिफरेंसेस क्यों है और कहाँ पे राइट. तो सारेगामा जो है इसका 65% रेवेन्यू जो है वो डिजिटल से आता है. मतलब ये सावन जो भी मैंने ऐप्स की बात की और यूट्यूब की बात करी उसमें 65% जो रेवेन्यू है वो डिजिटल से आता है राइट. तो डिजिटल रेवेन्यू इज 65% राइट. टिप्स का जो डिजिटल रेवेन्यू इट्स अराउंड 75%. सो टिप्स इज मोर इन डिजिटल. यूट्यूब कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 50% फॉर टिप्स आउट ऑफ द 75% दैट वी सी ओवर हियर. यहाँ पे भी यूट्यूब का कॉन्ट्रीब्यूशन 40-45% से ज़्यादा ही है. तो यूट्यूब इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर विद रिगार्ड्स टू रेवेन्यूज राइट. सारेगामा का एक और वर्टिकल है विच इज कॉल्ड एज सारेगामा कारवा राइट. सारेगामा कारवा एक रेडियो ट्रांजिस्टर टाइप का एक हार्डवेयर प्रोडक्ट है जिसमें ऑलरेडी 5,000 ओल्ड सॉन्ग्स आर अपलोडेड एंड दे आर पर्टिकुलरली टारगेटेड एट अ टीची विच इज़ अबव 50 years ओल्ड राइट. तो कारवा इज़ अ प्रोडक्ट राइट जो ये लोग बेचते हैं. पहले एक तरह से उनका ट्रेड चैनल्स जो होते थे, शॉप्स होते थे जिससे बेचते थे, अभी मोस्टली ई कॉमर्स के ही थ्रू कारवा बेचा जाता है. और कहीं ना कहीं कारवा को वो लोग रोल बैक कर रहे हैं. दे आर नॉट वेरी pumped about this business. It's growing at around 16%. Its contribution to the top line is also 16%. So they had thought that वो जो 50 plus का TG है, they will target using Carvaan, but they did not see a lot of growth over here. तो इसलिए कारवा को एक तरह से
वो लोग रोल बैक ही कर रहे हैं. रोल बैक मतलब इतना एग्रेसिव नहीं है कारवा के ऊपर. द ग्रोथ हैज़ बीन 16% ईयर ऑन ईयर. इवन इन कोविड इट वेंट डाउन इन कोविड, बट उसके बाद भी कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखी है, राइट. The other thing which Saregama is doing is that they're getting into other formats. तो टिप्स ने काफ़ी क्लियर कट है कि हम सिर्फ म्यूज़िक पे रुकेंगे. हम लोग ना फिल्म्स में जाएंगे, शॉर्ट फिल्म्स में भी नहीं जाएंगे, न्यूज़ में नहीं जाएंगे, वेब सीरीज़ में नहीं जाएंगे. But Saregama wants to explore other kind of formats. तो Saregama wants to explore films and short films. तो Udly नाम का एक वेंचर है Saregama का, जिसमें आपको अच्छे स्टोरी लाइन के लो बजट मूवीज बनाते हैं, एंड दोज मूवीज आर काइंड ऑफ पुट आउट ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स, राइट. एंड अनदर थिंग विच दे डू इज कि एक पॉकेट एसिस नाम की एक कंपनी है विच हैज़ 2 चैनल्स ऑन यूट्यूब. वन इज़ फिल्टर कॉफ़ी एंड अदर इज़ डाइस मीडिया. अराउंड 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ये 2 चैनल्स के. शॉर्ट फिल्म्स बनाती है, राइट. तो ये फिल्म कंपनी उन्होंने 145 करोड़ में एक तरह से एक्वायर की है, राइट. एंड दे आर वेरी पम्प्ड अबाउट ये जो शॉर्ट फिल्म्स या फिल्म्स का जो अदर फॉर्मेट्स का बिजनेस है. सो दे आर काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइंग देयर रेवेन्यू मिक्स ओवर ईयर, कि सिर्फ हम गानों से नहीं पैसा कमाएंगे, हम मूवीज से भी पैसा कमाएंगे. तो उसमें शॉर्ट फिल्म्स और लॉन्ग फिल्म्स दोनों हम दिखाएंगे. एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेगमेंट इज अराउंड 16% टू देयर टॉप लाइन, एंड दिस सेगमेंट इज ग्रोइंग बाय अराउंड 25% प्लस. सो दे आर वेरी पम्प्ड अबाउट दिस सेगमेंट. सो यहाँ पे सारेगामा ने एक तरह से अपना जो रेवेन्यू मिक्स है वो थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है. दे आर ट्राइंग आउट मल्टीपल थिंग्स. कारवां डिड नॉट वर्क, राइट. शॉर्ट फिल्म्स एंड फिल्म्स आर वर्किंग. एक और इनका एक मैगजीन था, ओपन मैगजीन, विच डिड नॉट वर्क, तो दे हैड टू शट इट डाउन, राइट. तो वो एक तरह से मैगजीन बंद हो गया. पॉलिटिकल मैगजीन था, वो बंद हो गया, राइट. टिप्स उसकी जगह पे अगर आप देखोगे, टिप्स काफ़ी क्लियर है कि इट जस्ट वॉन्ट्स टू take that one rope of audio streaming and digital, and बाकी सब चीज़ों पे ज़्यादा एक तरह से बाकी फॉर्मेट्स में हार्डवेयर प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ घुसना नहीं है. आपका एक जो मेन लेगेसी बिजनेस है, दिस बिजनेस इज गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. दैट्स व्हाई दे आर स्टक टू द डिजिटल बिजनेस, राइट. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सारेगामा एंड टिप्स विद रिगार्ड्स टू रेवेन्यू. तो सारेगामा का थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, टिप्स का कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है. दे आर स्टिकिंग आउट विद द वन वेरी टनल विजन विद देयर वन काइंड ऑफ स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू, राइट. इफ यू लुक एट द लाइब्रेरी, सारेगामा की लाइब्रेरी ज़्यादा है, 1.3 लाख की लाइब्रेरी है, राइट. एंड जैसा मैंने बताया, 30% ऑफ द कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कम फ्रॉम 1960s era song, and they have a subscriber base of around 12 crore, right. 12 crore on YouTube, right. Similarly अगर टिप्स का देखें तो 30,000 की लाइब्रेरी है इनकी, 35% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1990s, और करीबन 97 मिलियन का, विच इज़ 9 करोड़ यूज़र सब्सक्राइबर्स है इनके एक तरह से ऑन यूट्यूब, राइट. तो दिस इज़ द ब्रीफ अबाउट द प्रोफाइल ऑफ दीज 2 कंपनीज, राइट. अब थोड़ा फाइनेंशियल मेट्रिक्स पे देखते हैं. वील गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर दीज कंपनीज स्टैंड, राइट. तो इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ ऑफ सारेगामा फॉर द लास्ट 3 years, इट्स 22%. टिप्स यहाँ पे बहुत अच्छा है, 39% है. प्रॉफिट ग्रोथ सारेगामा का 21% है, टिप्स इज मोर देन डबल, 43%. सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 4 quarters, सारेगामा इज 27%, टिप्स इज 28%. प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लास्ट 4 quarters, सारेगामा इज 0%, टिप्स इज 35%. Reinvestment rate, Saregama 104%, tips is 5%, right? So the clear-cut winner over here is tips with regards to growth, right? तो सारेगामा का reinvestment rate 104% इसलिए दिख रहा है क्योंकि a lot of things that सारेगामा does, right? जैसे ये कारवां है, ओपन मैगजीन है, other formats है, so it keeps on reinvesting a lot of revenues that it gets into different businesses. That's why the reinvestment rate looks a bit bigger as compared to tips. टिप्स का सिर्फ 5% जो यहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़ा मिसलीडिंग है. आई विल कम एज वी डिस्कस दी अदर फाइनेंशियल मेट्रिक्स, ये क्यों मिसलीडिंग है वो एक तरह से समझ में आएगा, राइट. So if you look at the sustainability metrics, return on capital employed and return on equity, tips looks like a clear-cut winner. तो return on capital employed सारेगामा का 21% है, टिप्स का 92% है. यहाँ पे 14% है सारेगामा का पिछले 3 साल का, मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ, और टिप्स का 70% है, राइट. तो टिप्स का जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
ज़्यादा दिखता है, इट्स बिकॉज ऑफ टू रीजंस. फर्स्ट, सारेगामा का जो फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट रेशियो ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सारेगामा के पास कारवां है. कारवां एक हार्डवेयर प्रोडक्ट है जिसके लिए उसको केपेक्स करना पड़ा, और आप एक हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको एक कैपिटल आउटले या फिर केपेक्स करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट ज़्यादा है. तो 34% का फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट है, वेर इन इफ यू लुक ओवर ईयर इट्स ओनली 2% फॉर टिप्स. जब आप मूवीज़ भी बनाते हो, शॉर्ट फिल्म्स भी बनाते हो, तो आपका बजट ज़्यादा होता है. यहाँ पे टिप्स का बस आपको कंटेंट एक्विजिशन करना है, राइट? आप कोई मूवी नहीं बना रहे, आप कोई कारवा जैसा हार्डवेयर प्रोडक्ट नहीं बना रहे, सो केपेक्स इज रिलेटिवली लेस, राइट? तो अगर फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट ज़्यादा है, इसका मतलब आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी लेस रहेगा, क्योंकि आपकी लागत ज़्यादा है बट प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही. व्हाट इज़ आरओसी? आरओसी मतलब अगर मैनेजमेंट ने 100 रुपये बिजनेस में लगाए हैं तो 21% का प्रॉफिट हुआ है फॉर द लास्ट 3 years. रिटर्न ऑन इक्विटी इज 14%. अगर किसी इन्वेस्टर ने 100 रुपीज़ इस बिजनेस में लगाए हैं तो 14% का प्रॉफिट हुआ है उसका साल दर साल, राइट? तो इनका प्रॉफिट 21% का क्यों हुआ है, 92% का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कारवा इज नॉट अ वेरी it's not a great business, right? Open Magazine जो बंद हो गई, it was not a great business. They had to shut shop, right? That is where the profitability of the business took a hit. That's why it's 21% and not a higher percentage, right? On the other hand, Tips just stuck to the digital channel, which it has digital business. It has कोई दूसरे format में नहीं गया, कोई capital outlays नहीं किए, कुछ नहीं किया, right? So the second reason why the return on capital employed and return on equity is a bit inflated on the books of Tips is कि है ना, दोनों कंपनीज चाहे फिर वो सारेगामा हो या फिर टिप्स हो, दोनों केपेक्स करते हैं, दोनों री इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, राइट? बट सारेगामा जो है, जो अपना री इन्वेस्टमेंट करता है, जो केपेक्स करता है, उसको कैपिटलाइज करता है, बल्कि टिप्स जो है उसको एक्सपेंस आउट करता है अपने पीएनएल में. इसको मैं थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ, राइट? तो अगर आप सारेगामा का बैलेंस शीट देखोगे, राइट, सो दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ सारेगामा, राइट? सारेगामा री इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में. जब वो री इन्वेस्ट कर रहा है तो एक तरह से केपेक्स लगा रहा है, लागत लगा रहा है. दिस गेट्स फैक्टर्ड इन द बैलेंस शीट एंड इसका जो नेट फिक्स्ड एसेट का नंबर जो है वो बढ़ रहा है. उसके वजह से जो फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट जो है सारेगामा का 34% है, राइट? तो जब आप बैलेंस शीट में किसी भी एक केपेक्स को फिक्स्ड एसेट में दिखाते हैं तो आपको पीएनएल में उसका डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट फैक्टर इन करना पड़ेगा, राइट? सो इफ यू सी ओवर हियर, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग इन सारेगामा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजिंग the expenses or capitalizing the cost, right? Capitalizing the capex, capitalizing the reinvestment, whatever you call it. Tips जो करता है वो कैपिटलाइज नहीं करता है, वो एक्सपेंस आउट कर देता है, राइट? तो अगर आप टिप्स के बैलेंस शीट में देखेंगे तो जो भी री इन्वेस्टमेंट करना है वो बैलेंस शीट में दिखाता ही नहीं है, राइट? सो दैट्स वाई इफ यू सी द बैलेंस शीट ऑफ टिप्स, ये सिंगल डिजिट में दिख रहा है नेट फिक्स्ड एसेट. दैट्स वाई फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट 2% है. तो फिर इसको करता क्या है? अगर कैपिटलाइज नहीं करता है तो क्या करता है? एक्सपेंस आउट कर देता है. मतलब जिस दिन का खर्चा हुआ है उस दिन उसको एक्सपेंसेस में दिखा के पीएनएल में ही सुलटा देता है. इसलिए अगर आप देखोगे डेप्रिसिएशन वगैरह टिप्स का ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट है, राइट? तो इससे क्या होता है कि मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि लेट्स से मेरा जो रेवेन्यू है 100 रुपीज़ है और वो 100 रुपीज़ में से 30 रुपीज़ मुझे फिर से री इन्वेस्ट करना है, राइट? तो सारेगामा जो 30 रुपीज़ है वो बैलेंस शीट में दिखा देगा एज नेट फिक्स्ड एसेट, राइट, या फिर फिक्स्ड एसेट, और पीएनएल में उसका डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस बैठेगा, राइट? जब पीएनएल में अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बैठेगा तो ऑब्वियसली उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन उसी तरह से कैलकुलेट होगा, राइट? यहाँ पे, और वो जब आप उसको डेप्रिशिएट करते हो यू हैव टू डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 3 years, 5 years, 7 years, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, राइट? फॉर एग्जांपल एक जो गाने का एक पे बैक टाइम होता है करीबन 3 से 4 साल है, तो मे बी सारेगामा इज डेप्रिशिएटिंग या अमोर्टाइजिंग दैट एक्सपेंस फॉर अराउंड 3 to 4 years. टिप्स क्या करता है? वो बैलेंस शीट में वो एंट्री करता ही नहीं है एज एन एसेट, वो सीधा एक्सपेंसेस में वो कॉस्ट को उड़ा देता है. तो वो 100 रुपये का जो रेवेन्यू आया है, 100 रुपये का जो सेल्स का 100 रुपये आए हैं, -30 करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 70 दिखा देगा वो, राइट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इट एक्सपेंसेस आउट दैट प्रॉफिट. सो तो लेट्स से सारेगामा ने वो 30 रुपीज़ को एक लंबे वक्त तक अमोर्टाइज या डेप्रिशिएट किया है, राइट? और अब बैलेंस शीट में उसको फिक्स्ड एसेट बना के डाला है.
तो एज एन एक्सपेंस जो आएगा वो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आएगा, इट वुड बी लाइक 5 रुपीज, राइट? तो 100 माइनस 5 इज 95, राइट? तो आपका नेट प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा दिखता है एंड ROE जो है वो ज़्यादा दिखता है उस साल के लिए, right? But over a period of time, as it depreciates and amortizes, the ROE in the long term थोड़ा कम दिखता है, right? टिप्स में क्या है, वो 100 माइनस 30 70 दिखा देगा उसी साल में। तो उस साल का ROE जो है, बिकॉज ROE इज नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, तो नेट इनकम इज 70, तो जहाँ पे सारे गाँव में 95 है, यहाँ पे 70 है, तो अगर न्यूमरेटर छोटा है तो आपका ROE उस साल का बहुत छोटा रहेगा, बट उसी साल में वो निकल गया, उसी साल में सुलट गया, वो अगले सालों में उसकी एक तरह से कोई भी इंप्रेशन नहीं रहता, कोई भी उसकी परछाई नहीं पड़ती है, तो आपका लॉन्गर टर्म का जो ROE है वो थोड़ा अच्छा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। दैट्स वाई इफ यू सी द ROE फॉर टिप्स, it's almost 90% as compared to Saregama. I hope this concept is clear. If it is not clear, please put your comments in the comment box. I will clear it in the comment box if required, right? So that's why जो return on equity, return on capital employed tips के ज़्यादा दिखते हैं. It is for two reasons. One, tips does not have a lot of diversification with regards to business. कारवां जैसा business नहीं है उसका, open जैसा business नहीं है उसका, pocket aces जैसा business नहीं है जहाँ पे उनको बहुत लागत लगती है, तो इसलिए return on equity अच्छा दिखता है. दूसरा, it expenses out its cost rather than capitalizing it, which Saregama does, right? तो इसके वजह से अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होती है टिप्स की एज कम्पेयर टू सारेगामा, एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स फॉर टिप्स आर लाइक 66% एंड सारेगामा इज ऑलमोस्ट हाफ, राइट? सो इफ यू लुक एट एफिशिएंसी, टिप्स इज अ क्लियर कट विनर. एफिशिएंसी, एसेट टर्न्स टिप्स के ज़्यादा है, रिसीवेबल डेज कम है, CFO टू पैट दोनों का अच्छा है, फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट टिप्स का कम है, 2% है, राइट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे भी टिप्स एक कहीं ना कहीं विनर दिख रहा है. बोथ द कंपनीज आर फ्री कैश फ्लो कंपनी, तो ये कंपनी एक्सटर्नल डेट या एक्सटर्नल कैपिटल के ऊपर इतने डिपेंडेंट नहीं है. सारेगामा ने 2022 में इक्विटी डाइल्यूट की थी, करीबन 400 करोड़ रेस किए थे उस डाइल्यूशन में, QIP किया था, तो वो 400 crores what they raised, they are using it as capex right now for the next couple of years. तो एक तरह से सारेगामा ने इक्विटी डाइल्यूट की थी, इसलिए अगर आप उसका जब स्टॉक प्राइस देखोगे तो बहुत वक्त तक साइडवेज मूवमेंट किया था, स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं किया था, बिकॉज EPS जो है वो घट गया था उस वक्त के लिए, राइट? टिप्स ने ऐसा कोई डेट नहीं लिया है, कोई इक्विटी रेज नहीं की है, बोथ आर फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी, दोनों का पीस सिमिलर है, राइट? एंड डिविडेंड यील्ड जो है वो टिप्स का बेहतर है एज कम्पेयर टू सारेगामा, सो टिप्स बिकम्स अ क्लियर कट विनर ओवर हियर, right? If you look at the future growth prospects, right, the guidance which is given by both the companies is very similar, 30% revenue growth and 30% profit growth. Both the companies, दोनों management ने same guidance दिया है, right? दोनों के जो future growth drivers है वो भी काफ़ी similar है कि quality content acquire करना है, right? सो टिप्स जो है दे हैव डीमर्ज्ड फ्रॉम टिप्स फिल्म्स, तो पहले टिप्स म्यूजिक और टिप्स फिल्म्स दोनों साथ में होते थे, राइट? तो अगर टिप फिल्म्स और टिप म्यूजिक दोनों साथ में हो, फिल्म्स का अगर आप देखोगे कॉस्ट ज़्यादा होता है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम दिखता है, राइट? तो इन्होंने दोनों बिजनेसेस को डीमर्ज कर दिया, तो दे वांट टू एक्वायर क्वालिटी कंटेंट, सो दे से दैट टिप्स फिल्म्स जो होते हैं उसमें से 30% क्वालिटी कंटेंट लेके आएंगे, बाकी 30% जो है बाकी दूसरे फिल्म से लेके आएंगे, और 40% जो एक को प्रोडक्शन मॉडल है आर्टिस्ट के साथ काम करके अच्छा क्वालिटी कंटेंट लेके आएंगे, राइट? सिमिलरली Saregama would be investing 1,000 crores in the same way to get quality content, right? So Saregama wants to be a comprehensive content provider. तो ये short films, music सब कुछ करना चाहता है Saregama, right? कारवां को roll back कर रहा है धीरे-धीरे, Open Magazine को बंद कर दिया है, right? But Saregama is a player which is more kind of experimental with its approach, wherein Tips is a very tunnel vision kind of a player कि हमने सिर्फ म्यूजिक करना है और म्यूजिक ही ढंग से करना है, तो दे आर काइंड ऑफ स्ट्राइकिंग इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स विद वार्नर, टिकटॉक्स, शॉर्ट्स को किस तरह सही तरीके से मोनेटाइज करना है, कॉन्सर्ट्स को किस तरह से सही तरीके से मोनेटाइज करना है, ये टिप्स का पूरा प्रायोरिटी. सो इफ यू सी ओवर हियर, टिप्स के जो नंबर्स है वो सारेगामा से काफ़ी बेहतर है, बट दोनों का P ऑलमोस्ट सेम है, right? So P is basically a perception based metric, right? जैसे हम बोलते हैं beauty is in the eye of the beholder, वैसे value is in the eye of the investor, right? सारेगामा को भी उतना ही P दे रही है मार्केट जितना टिप्स को दे रही है. One reason could be the fact कि सारेगामा belongs to the
Goenka group, right? तो parentage सारेगामा का strong as compared, which is not the case with tips, right? For example, मैं दो कंपनीज को फॉलो करता हूँ, ब्लू स्टार और वॉल्टास. सो ब्लू स्टार का अगर आप देखो रिटर्न रेशियोज देखो, सेल्स ग्रोथ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ देखो, डेट देखो, सब बेहतर है वॉल्टास से, बट वॉल्टास फिर भी ज़्यादा पी लेके जाता है क्योंकि वॉल्टास इज अ टाटा कंपनी, राइट? तो मार्केट हैज़ गिवन अ सिमिलर पी टू सारेगामा, you know, maybe because of the fact that it's more experimental as compared to tips, but उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है कि कैपिटल एलोकेशन में इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है सारेगामा, बट द फैक्ट दैट इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, सारेगामा को भी उतना ही पी दिया गया है जितना टिप्स को दिया गया, भले टिप्स के नंबर्स सारेगामा से काफ़ी ज़्यादा है, राइट? अगर मैं स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो टिप्स का जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल में ग्रो हुआ है. ये तो 5 साल का डेटा है, मैं 3 साल का डेटा दिखा देता हूँ, राइट? काफ़ी कंसिस्टेंटली इट हैज़ गॉन अप. कंपनी ने कभी कोई इक्विटी डाइल्यूशन नहीं किया है, कभी डेट वेट वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, तो स्टॉक प्राइस काफ़ी कॉन्फिडेंटली ऊपर गया है. बट सारेगामा का जो स्टॉक प्राइस है वो थोड़ा साइडवेज मूवमेंट दिखाया पिछले 3 साल में, प्रिडोमिनेंटली ऑफ द फैक्ट दैट इट डाइल्यूटेड इट्स इक्विटी. तो EPS जो है थोड़ा रेंज बाउंड था, जिसके वजह से द स्टॉक वाज आल्सो अ बिट रेंज बाउंड, राइट? So this was a brief about Saregama and tips and the music industry space. I hope you like this analysis. If you have, please share and like this video and follow this channel for more such videos. And this is not a stock recommendation, guys. Please do your own research before you invest in the stock market. Thank you very much for your time. Please take care. Bye bye.